हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। पिछले लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शंस कंप्लीट किए थे, 3 पार्ट्स में उसको किए थे। इस लेक्चर से हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के अंदर क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स आएगा। तो इस लेक्चर में कैलकुलस जब भी स्टार्ट होता है ना, तो आपको पता है कि वो लिमिट से स्टार्ट होता है। तो लिमिट जानने के लिए आपको ये सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है। हालांकि ये सब का थोड़ा बहुत हिंट हम पहले ऑलरेडी दे चुके हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहला देखो क्या है, सर्कल। सर्कल समझने का जरूरत है, हाँ है। जैसे रियल वाले केसेस में क्या होता था कि जैसे कोई सर्कल होता था और इसका अगर सेंटर मान लीजिए h, k है, तब इसको हम लोग लिखते थे क्या? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जब r इसका एक रेडियस है। समझ में आया? अब कोई भी सर्कल है वो ओरिजिन से पास कर रहा हो, तब इसका इक्वेशन क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे h की वैल्यू हो गई 0, k की वैल्यू हो गई 0, तो ये 0 0 था। ठीक है, तो ये सब रियल वाले डोमेन में बात होती थी। अब इसी सर्कल को कॉम्प्लेक्स वाले डोमेन में आपको डिफाइन करना है। उसको कैसे डिफाइन करेंगे? सुनिए, कोई भी मान लीजिए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2। हम बोले हैं बेटा बताओ तो इस दोनों के बीच का दूरी बताओ, तो थोड़ा सा डिस्टेंस बता दो। तो बोलोगे सर ये और कुछ नहीं, Z1 माइनस Z2 जो करेंगे ना, जो भी गैप डिफरेंस, उसका मैग्नीट्यूड को हम इसका लेंथ या इसके बीच का डिस्टेंस बोलेंगे। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच के डिस्टेंस को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रहा 2 प्लस 3i और ये रहा सपोज 3 प्लस 7i। ठीक, अब सुनो, हम बोले कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस बता दो। तुम बोलोगे सर इस वाले जो नंबर है ना, इसको हम Z1 मानते हैं और इस वाला जो नंबर है इसको हम Z2 मानते हैं। ये जो डिस्टेंस है हमारा d, ये क्या बन जाएगा? मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 लिखेंगे। ऐसा दोनों को माइनस करो, तो Z1 माइनस Z2 अगर आप करते हो तब हो जाएगा 2 प्लस 3i को माइनस आपको करना पड़ेगा 3 प्लस 7i। तो ये क्या बनेगा? 2 प्लस 3i माइनस 3 माइनस 7i। 2 माइनस 3 ये अलग रखेंगे, प्लस 3i माइनस 7i ये अलग रखेंगे। तो 2 माइनस i मतलब -1 और ये 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा? -4। तो ये -4i हो जाएगा। समझ में आया? अब इसका आपको मैग्नीट्यूड लेना है, तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड क्या होता है? रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर कर दो, प्लस यहाँ पे क्या है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? रियल पार्ट अलग लिखोगे प्लस i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट अलग लिखोगे, तो -4i इधर हो जाएगा। ठीक है, यही होगा ना, -1 देखो और -4i है, तो एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब -1 का स्क्वायर और यहाँ पे -4 का स्क्वायर कर दो। रूट अंडर हो जाएगा कितना? 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये बन जाएगा रूट अंडर 17। समझ में आया? तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस कितना पता चल गया हमको कि ये पता चल गया रूट अंडर 17। ठीक है, तो ये डिस्टेंस समझ में आया? 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस है। अब सुनो, अब सर्कल इसमें कैसे डिफाइन कर रहे हैं? एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लो और एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लो। ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम बोले कि बेटा बताओ तो इस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का बीच का दूरी। ठीक है, मान लो कुछ है। सर्कल बनाने के लिए क्या आपको नहीं लगता कि कोई भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर उठाओ, उसका डिस्टेंस इस वाले पॉइंट से आपका थ्रू आउट सेम होना चाहिए? क्योंकि रेडियस जो होता है वो सर्कल में थ्रू आउट सेम होता है ना। देखो कहाँ से उठा करके कहाँ का कॉन्सेप्ट घुसा रहे हैं। क्या बोले हम? 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस। सर्कल कब बनेगा? जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस सेम हो जाएगा। कहीं पे भी रहो सेम हो जाएगा। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने यहाँ चूज किया। अब
कोई भी लोकस वाला कोई भी पॉइंट आप उठा लो, इधर उठा लो, इधर उठा लो, कहीं पे भी, तो कहीं से भी आप उठाओगे ना तो सब दोनों ही, हर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का जो पेयर बनेगा वो आपका सेम रहेगा, मतलब डिस्टेंस जो दोनों के बीच का रहेगा वो सेम रहेगा। बस हो गया डेफिनेशन। अरे देखो ये जो है ना, जो सेंटर वाला है, सेंटर वाला पॉइंट, जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर वाले केसेस में हम लोग इसको शो करते हैं Z0 से। किससे? Z0 से। और बाहर का तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो हम मान लेते हैं कोई एक Z है, Z है, क्योंकि यही Z कहीं पे भी हो सकता है, उससे हमको क्या लेना है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, और दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज मान लेते हैं हम R है, R है, तो क्या बन जाएगा सर्कल का डेफिनेशन, Z माइनस Z0, कहां से कहां तक का दूरी, हम इसको क्या बोलेंगे, Z माइनस Z0 इज इक्वल टू R, ऐसा बोल सकते हैं। मॉड ऑफ Z माइनस Z0 इज इक्वल टू R, अरे यही तो बोलेंगे ना, चाहे Z0 माइनस Z करो या Z माइनस Z करो, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो बस वही बात करता हूं। तो मॉड ऑफ Z माइनस Z0 इज इक्वल टू R। यहां पे अगर ये विश्वास ना हो रहा सर मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 बराबर होगा क्या मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 के, चलो देख लेते हैं। Z2 माइनस Z1 करो जरा सा, Z2 माइनस Z1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 7i, इसको माइनस करना है हमें, कस्टमर केयर परेशान किया, 3 + 7i को माइनस कर देना है, 2 - 3i, ये हो गया। 3 - 2 क्या होता है, 1 होता है। 7 - 3 क्या होता है, 4 होता है, तो 1 + 4i हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना तो क्या करोगे, √1 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, मतलब √17। √17 यहाँ निकला था, √17 यहाँ नहीं, क्या ही फर्क पड़ गया, मॉड ऑफ 2 - 3 करो या मॉड ऑफ 3 - 2 करो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हम आपको बताए थे, अब आज फील कर लिए कि ये वाला जो पोर्शन रहता है इसको सेंटर बोलते हैं, ये सेंटर वाला पॉइंट होता है, और इधर जो रहता है वो रेडियस वाला पॉइंट होता है। समझ में आया? दूसरी बात, ये जो चीज है ना सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब भी सर्कल कहें हम तो तुमको दिमाग में बस ये पेरीफेरी वाले इनफाइनाइट पॉइंट्स ही दिमाग में आने चाहिए और कुछ भी नहीं। यहाँ पे क्या है, सर्कल पे कितने इनफाइनाइट, कितने पॉइंट्स हैं, ये तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, अनगिनत पॉइंट्स हैं। कोई भी सर्कल है, हम बोलेंगे इसके पॉइंट काउंट करो, काउंट कर सकोगे क्या, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो ये इनफाइनाइट पॉइंट्स जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से कांस्टेंट रहा थ्रू आउट, डिस्टेंस उसकी कांस्टेंट रहे, वैसे ही तो उसको सर्कल डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन कलर का जितने भी इनफाइनाइट डॉट्स हैं ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आया? तो ये रहा गया आपका सर्कल। अब देखो ओपन डिस्क, अगर आप सर्कल समझ चुके हो तो ओपन डिस्क समझने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डिस्क समझते हो, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी जो पहले जमाना हुआ करता था ना, पहले कैसेट होता था, हम लोग के टाइम में कैसेट होता था, जो रील घुमाते थे, टेप ऑन करते थे, रील होता था, फंस जाता, निकाल करके फिर घुमाते थे, अलग ही वो लेवल था। तो फिर डिस्क का जमाना है, सीडी घुसाने, जो VCD प्लेयर वगैरह ना, उससे पहले VCR भी आया था, मोटा मोटा कैसेट्स होता था, याद होगा, जो 90s में होंगे उनको पता होगा वो सब चीज़, बालक और जानवर बहुत देखते थे उसमें, वो वाला कैसेट में। तो ओपन डिस्क है ना, ओपन डिस्क में यार कुछ नहीं, देखो कुछ भी ये सब चीज़ जो बन रहा है ना, ये सब कहाँ बन रहा है, ये सब आपके एर्गेंड प्लेन्स में बन रहा है। ठीक है, तो एक सर्कल ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को हम ओपन डिस्क बनाते हैं। ओपन डिस्क कहने का मतलब ये है कि ठीक है चलो एक सर्कल है तो उसका एक सेंटर होगा और सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे यहाँ पे इस तरह से, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो हम ज़्यादा पॉइंट शो नहीं कर रहे हैं, आप समझ जाइए फीलिंग्स को। अब इसमें गौर से देखो, ये बाहर वाला जो पोर्शन है ना, इसको हम भगा दे रहे हैं, एकदम भगा दे रहे हैं, इसका मतलब ही नहीं है। ये सर्कल का पेरिफेरी से यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, सर्कल के पेरिफेरी से यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। तो ठीक है, तो ये जो चीज यहाँ पे पूरी तरह का जो यहाँ डोमेन है ना, इस चीज को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग ओपन
डिस्क, ये हो गया ओपन डिस्क। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये बोलेंगे सर इसको हम बोल सकते हैं मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट इज लेस देन r, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है, इक्वल टू नहीं दिए हैं, इसलिए सर्कल का जो पेरिफेरी था उसको हम डिलीट मार दिए। ठीक है, z मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और z नॉट तो आपको पता है कि ये इसका सेंटर की बात हो रही है, तो ओपन डिस्क को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब सारा रीजन जो है ये एक्चुअली बेसिकली कॉम्प्लेक्स रीजन होता है। ये सब चीज आपको जरूरी है, ये सब चीज सीखोगे ना तो किताबें पढ़ने में मजा आएगा। कोई पढ़ता नहीं ये सब चीज, डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, कॉची इंटीग्रल थ्योरम, सर रेसिड्यू फाइंड करेंगे, सर पोल निकालेंगे। अरे क्या कर लोगे निकाल के, क्या कर लोगे निकाल के जब ये सब चीज नहीं पता होगा। उससे सिर्फ रटा रटाया वाला चीज, अरे वो सब चीज थोड़ी, हम लोग जो पढ़ते हैं एकदम पूरा बिंदास पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप पूरी अच्छे तरह से समझिए, मजा आएगा आपको। ओपन डिस्क समझ में आएगा, इसी को बोलते हैं ओपन डिस्क। मतलब ये वाला जो रीजन सर्कल के अंदर वाला रीजन एक्सक्लूडिंग द पेरिफेरी। ठीक, क्लोज डिस्क अब आप समझ चुके हो। क्लोज डिस्क मतलब अरे कुछ नहीं, पेरिफेरी को भी ले लो अपने अंदर, पेरिफेरी को भी कंसीडर कर लो, तो ये बन जाएगा आपका क्लोज्ड डिस्क। अब इसमें क्या चेंजेस लाएं? बोलोगे सर इसमें तो ये भी इंक्लूड करना है ना, तो हम इसको तो रेडियस इंक्लूड भी करना पड़ेगा। हो गया काम आपका, तो आपका क्लोज डिस्क भी काम। एनुलस, एनुलस समझते हो? एनुलस मतलब रिंग, रिंग बोला जाता है। तो देखो गौर से देखो, रिंग इस तरह का है, इसी को बोलेंगे, इसको एनुलस बोलते हैं। अब एनुलस दो तरह का, एक क्लोज्ड और एक ओपन। तो ओपन वाले में क्या करना है आपको कि जितने सारे पॉइंट्स हैं ना, ये सारे पॉइंट्स को आपको तो लेना ही लेना है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। हमारे एक पल्लव सर थे हमारे बीटेक में, सर को बहुत मिस करते हैं। ही वॉज मतलब बहुत ही मस्त पर्सनालिटी थे सर, और मैथ्स भी काफ़ी ज़बरदस्त पढ़ाते थे। तो उनका एक फेवरेट डायलॉग हुआ करता था, देखो मैं बता रहा हूँ उसमें कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ उसमें कोई बात नहीं है। तो ये फेवरेट चीज़ था। मैंने एक पोयम भी लिखा था अपने सारे टीचर्स के, कभी सुनाऊंगा फुर्सत में। तो ये जो चीज़ है ना, इसको आप बोलते हैं एनुलस। लेकिन जैसे ही आपने इसको भगा दिया, इसके पेरिफेरी वाले चीज़ को आपने भगा दिया, ठीक, इसको भी भगा दो, अरे भगा दो, भाग गया। ये जो बना है नमूने, इसी को बोलते हैं ओपन एनुलस। ये क्या है? ये है ओपन एनुलस। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर? यहां पे तो ओरिजिन मतलब सेंटर है, तो ये तो जेड नॉट होगा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यहां से यहां तक का जो रेडियस है उसको हम r1 मान लेते हैं, और यहाँ तक का जो रेडियस है उसको हम r2 मान लेते हैं। अब हमको r1 और r2 के बीच में जाना है, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे हम लोग r1 इज लेस देन मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट इज लेस देन r2। बस r1 और r2 के बीच में ही रहना है ना इसको, मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड जो रहनी चाहिए उसके बीच में रहनी चाहिए। अब वही चीज़ अगर इसके ऊपर भी रिंग मतलब पेरिफेरी कंसिडर कर लेते हो, ये वाला अंदर वाला भी और बाहर वाला भी, तब इस केस में तब इस वाले एनुलस को बोला जाएगा क्लोज्ड एनुलस, क्योंकि इसमें सब कुछ ही इंक्लूडेड है। यहाँ से यहाँ तक तो आपका r1 है ही, इधर से आपका r2 है ही, यहाँ पे आपका z0 है, यहाँ पे क्या करोगे? r1 करोगे, लेस देन मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट इज लेस देन r2। सिर्फ लेस देन लिखने से काम चलेगा? नहीं, क्योंकि हम पेरिफेरी भी लिए हैं, इसलिए हम इसको इक्वल टू लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये भी सीख चुके हो, ये भी सीख गए, ये भी सीख गए। नेबरहुड सीखो। नेबरहुड कहने का मतलब है पड़ोसी, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पड़ोसी। ठीक, क्या कहना चाह रहे हो सर? जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आप यहाँ पे चुनते हो, एक सर्कल बना लो। सब चीज़ एक्चुअली ना सर्कल से रिप्रेजेंट करने में सुविधा होता है, क्योंकि हम लोग सब डायरेक्शंस में हमको देखना है, यूनिफॉर्मिटी रखनी है हमको।
तो यहां पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं Z0 है, और ये सारे पॉइंट्स को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, सब कुछ ये वाले पॉइंट्स को हम लोग, अंदर में जितने सारे पॉइंट्स है ना, वो सब कुछ हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ये सब। अब यहां से हम एक छोटा सा चीज ले लेते हैं, डेल्टा। क्या ले लिए? यहां से एक छोटा सा चीज ले लिए हम लोग, डेल्टा। इसको बोला जाता है डेल्टा नेबरहुड। मतलब ये डेल्टा फिक्स नहीं है, आपकी मर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कोई पड़ोस में कुछ रहता है, तो जैसे मान लो एक घर के बाद में रहता है, आपके घर के जस्ट बगल में रहता है, तो वो पड़ोसी हुआ, ठीक। और मान लो कोई 20 घर के बाद में हुआ, लेकिन कहीं पे अगर मिल गए तो क्या बोलोगे कि ये तो मेरे पड़ोस में ही रहता है। लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन है क्या कि 4 घर तक वाले को हम पड़ोसी बोलेंगे, 5वां घर वाला मेरा पड़ोसी नहीं कहलाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर आपका रिलेशन उधर भी अच्छा है, जान पहचान है, तो आप पड़ोस में ही बोलोगे ना, पड़ोस में ही बोलोगे। तो उसी तरह से ही तो डेल्टा जो है, इसका कोई फिक्स्ड नहीं होता कि हाँ डेल्टा मतलब इतना। कोई भी एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो डेल्टा क्या होना चाहिए? डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। कोई भी एक पॉजिटिव नंबर मान लिए हम रेफरेंस में, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो जितने सारे पॉइंट्स इस Z0 के करीब होंगे उसको बोलेंगे हम नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। मतलब Z0 का सारे पड़ोसी हैं, तो ये सब के सब आपके पड़ोसी हैं। ठीक है, समझ में आया? किसको बोले नेबरहुड? सारे पॉइंट्स जो उस Z0 के करीब हैं, डेल्टा डिस्टेंस, डेल्टा डिस्टेंस के अंदर। ठीक है, अब देखो डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट और कुछ नहीं, सब कुछ आप कंसिडर कर रहे हो, उसमें से इसको भगा दो, ये वाले पॉइंट को आप भगा दो, बस ये वाले पॉइंट को भगा दो, यही अंतर। उस पॉइंट को एक्सक्लूड कर देना, जिसकी नेबरहुड आपको डिफाइन करना था उस पॉइंट को ही आप भगा दो, उसी पॉइंट को डिलीट मार दो, तो बन जाएगा क्या है? डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। तो ये सब के सब क्या बन गए? आपके बन गए डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट को कैसे शो करोगे? इसको शो करने का तरीका है, या तो आप n डेल्टा Z0 दिखा दो, तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है Z0 का डेल्टा नेबरहुड। या फिर इसको एक और तरीका है दिखाने का कि n ऑफ Z0 डेल्टा, मतलब डेल्टा नेबरहुड ऑफ Z0। उसी तरह से डिलीटेड को अगर दिखाना है आपको, तो इसमें बस डैश लगा दीजिए, डैश लगा दीजिए इसमें, तो आप बोलोगे n डेल्टा डैश ऑफ Z0, या फिर n ऑफ Z0 डेल्टा डैश। इसका कहने का ये मतलब है कि ये और कुछ नहीं, n ऑफ n डेल्टा ऑफ Z0 माइनस Z0। आपको बस Z0 को गायब कर देना है। तो देखो मैंने गायब कर दिया उसको। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चीज हम लोगों ने सीखा। सर्कल आपने सीख लिया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओपन डिस्क मतलब एक पूरा प्लेन टाइप का। क्लोज डिस्क मतलब पेरिफेरी को भी लेना है। एनुलस तो आप जानते हो, ये एनुलस है, ओपन एनुलस, ये रहा मेरा क्लोज्ड एनुलस। ठीक है, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट के सारे पड़ोसी। डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, पड़ोसी तो इंक्लूड है, लेकिन जिसकी बात हो रही है ना उसी को डिलीट मार, तो बन जाएगा डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। तो इसको डेल्टा नेबरहुड भी बोलते हैं या डेल्टा डिलीटेड नेबरहुड भी बोलते हैं, आपकी मर्जी है, आप जो भी बोले। समझ में आया? यहाँ तक बेस हो गया। अब हम लोग फाइनली एंटर करते हैं आपके लिमिट्स में। अब सुनो, अब हम लोग सीखेंगे लिमिट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। जैसे मान लो कोई एक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन को भूल जाओ। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई एक रियल फंक्शन है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। इस तरह का कोई फंक्शन है, या सिंपल लेते हैं, चलो एक्स स्क्वायर ही ले लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम बोले लिमिट f ऑफ x एज x टेंड्स टू 4। इसका आंसर बताओ। तुम बोलोगे सर ये और कुछ नहीं, लिमिट एक्स स्क्वायर एज x टेंड्स टू 4 मतलब 2 स्क्वायर मतलब 4, 4 स्क्वायर मतलब 16। सर क्या इसमें हम इक्वल टू पुट कर रहे हैं? अरे इक्वल टू नहीं है,
इसको सॉल्व करने के अलग अलग अप्रोचेस हैं। हम लोग जनरली क्या करते हैं, पुट करके देख देते हैं, अच्छा चलो डिफाइंड आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है, तो वही होगा इसका आंसर। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग ये यहाँ पे x की जगह पे 4 पुट कर देना वो सरासर निहायती बेवकूफ़ी है, गलत है वो। अरे ठीक है, माना आंसर सॉल्व करने के लिए होता है, लेकिन मैथमेटिकली ये नहीं है। अरे टेंड्स टू, ये जो होता है ना x टेंड्स टू 4, इसका मतलब ये नहीं होता x इक्वल टू 4। अरे ये नहीं होता है इसका मतलब। टेंड्स टू का मतलब होता है 4 के करीब जा रहे हैं। 4 के सर करीब कैसे जा सकते हैं हम? बहुत सारे तरीके हैं करीब जाने के। मिस कॉल दीजिए, बातें करिए, लेटर्स लिखिए, होता है ना, थोड़ा सा पीछा करिए, थोड़ा देखिए, फॉलो करिए, बहुत सारे तरीके हैं। तो बहुत सारे तरीके मैथमेटिक्स में, लिमिट में बस 2 तरीके हैं और कुछ नहीं। एक ये तरीका है, जैसे मान लो कोई 4 है ना, नंबर है, देखो अभी यहाँ पे 4 को हम रियल नंबर ट्रीट कर रहे हैं। सुन लो भाया, 4 को रियल नंबर ट्रीट कर रहे हैं, तो हमको 4 पे अप्रोच करना है, 4 के करीब जाना है। तो रियल नंबर में, रियल डोमेन में लिमिट जब फाइंड करते हैं तो उसके मात्र एक ही तरह, वो सीधा सीधा जाएगा, स्ट्रेट होके जाएगा, या तो पीछे के तरफ से जाएगा या तो आगे के तरफ से इधर जाएगा, बस। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये x टेंड्स टू 4 मतलब ये जो चीज़ है ना, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। समझ में आया? सर लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब थोड़ा सा वैल्यू थोड़ा दिखा दो कि क्या हो रहा है। 4 के करीब मतलब जाना है, लेकिन 4 से कम होना चाहिए। तो हम बोलेंगे ठीक है 3.9, 3.99, 3.999, इस तरह से जा रहे हैं ना। किधर से देखो, कम होते हुए, लेकिन मतलब जा रहे हैं 3.99 करीब, बेहद करीब हो जा रहे हैं किसके, 4 के। लेकिन क्या ये 3.9999999999 4 के बराबर है? नहीं है बराबर, इक्वल टू नहीं हो सकता, लेकिन करीब हो सकता है। उसी तरह से राइट हैंड लिमिट में बोलोगे इसको अप्रोच करना है, तो क्या बोलोगे सर ये और कुछ नहीं, 4.00001 इधर से आएंगे ना, तो 4.001 इस तरह से आ रहे हैं, 4.01, 4.01, 4.001, 4.00, तो हम 4 को करीब कर रहे हैं, 4 को अप्रोच कर रहे हैं, एक इधर से और एक इधर से। ये था रियल में, उसी का बोला था लिमिट बताओ कि अगर ये फंक्शन है x², ये अगर इधर से और इधर से अप्रोच करेगा तब उसका आंसर क्या होगा। तुम बोलोगे सर ये और कुछ नहीं, 4 को करीब अप्रोच कर रहा है ना, तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो 16 आएगी। मतलब यहाँ पे बेसिकली जो आपका y एक्सिस में जब इधर आओगे तो आपको जो आंसर यहाँ पे मिलेगा y एक्सिस में, वो आपको 16 मिलेगा। ये कहने का तात्पर्य है, यही है इसका कहने का तात्पर्य, ठीक है। ये तो मैंने इसको x एक्सिस पे दिखाया, अब इसको देखो, ये कर्व पैराबोला है ना, तो ये बनेगा। तो मतलब जब आप इधर से जा रहे हो ना, तो ये जो फंक्शन है वो इधर अप्रोच कर रहा है, इधर अप्रोच कर रहा है। और ये वाला जब आप x को इधर से अप्रोच करा रहे हो तो फंक्शन आपका इधर से अप्रोच कर रहा है। जब इधर से लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड साइड से दोनों तरीके से जब अप्रोचिंग वैल्यू सेम हो जाए, तभी तो हम बोलते हैं कि लिमिट मेरा एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम बोलेंगे ठीक है, इधर से भी बोला 16, इधर से भी बोला 16, इसलिए आंसर हो गया इसका 16। आया समझ में? अब देखो जादू, ये था रियल वर्ल्ड में, जो आपका रियल डोमेन्स वगैरह में करते थे। कॉम्प्लेक्स में देख लो, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी नंबर किसी को अप्रोच कर रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल आर्गेंट प्लेन लेने से ही सुविधा होता है। तो हम ठीक है चलो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा यहाँ पे z, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन को मान के चलते हैं, जरूरी नहीं ओरिजिन हो, कुछ भी हो सकता है। ये जो चीज है ना, ये इसके करीब जाना चाहता है। हम क्या बोले, कोई भी फंक्शन हो सकता है, मान लो f ऑफ z, इस पे मुझे लिमिट निकालनी है z टेंड्स टू z0, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z0 के करीब जाना चाह रहा है, और कोई भी फंक्शन हो सकता है, उस फंक्शन में डाल से। यहाँ पे एक नंबर लाइन वाला वैसा कोई भी सीन नहीं है कि आप नंबर लाइन पे लेफ्ट से जाओगे, राइट से जाओगे, ये कहाँ से जाओगे। अरे यहाँ कहीं से भी जा सकते हो, आपकी मर्जी। आपकी मर्जी है कि आप इधर से यहाँ जाओ पहले, फिर यहाँ से हो करके इधर पहुँचो, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप यहाँ से पहले इधर नीचे चले आओ, फिर इधर से इधर चले आओ, इसके पास चले आओ।
तीसरा तरीका हो सकता है कि आप डायरेक्ट स्ट्रेट मार दो इधर। चौथा तरीका हो सकता है कि आप ऐसे गुलाटी मार के इधर जाओ, इससे जाओ, अरे कैसे भी जाओ, क्या फर्क पड़ता है। इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट तरीके हैं। देख लो खूबसूरती, मजेदार चीज है कि नहीं है। अरे कॉम्प्लेक्स बनाने वाले ने जो बनाया है उनको सलाम करो, थोड़ा सा क्रेडिट दो कि ये सब चीज नहीं होता तब क्या ही होता। फिर बोले ना कॉम्प्लेक्स नहीं होता तो फिर इलेक्ट्रिसिटी ये सब चीज को आप अच्छे से नहीं पढ़ पाते, समझ नहीं पाते, इतनी सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स नहीं हो पाती। इसलिए साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। भारत की जनता समझती नहीं है, कहाँ फंसी हुई है बाबाओं के चक्कर में और नेताओं के चक्कर में। अरे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, इनके बदौलत चल रही है दुनिया। उनको थोड़ा कदर दो, सम्मान दो, तब भारत का उन्नति होगा। जिनको सम्मान देना चाहिए उनको देते नहीं हो, उनको फैकल्टी की तरह ट्रीट करते हो। अरे ये आया वो आया, फीस देने में भी कोताही, और जहाँ घंटा बजाने वाले को दान करके आ जाते हो, और फिर मस्जिद में कहीं पे भी कुछ भी, मतलब बाबाओं को, निर्मल बाबा, सबको बाबा जी, और दान दे करके चले आते हो। और रेस्पेक्ट भी उतना ही है, उनके फैन फॉलोइंग तो एक नंबर। कंप्यूटर बाबा, नारंगी बाबा, और फलाना नहीं क्या माता, उफ। अरे थोड़ा सा बुद्धि का तो विवेक यूज करो, बुद्धि विवेक यूज करो। क्या कर रहे हो तुम? साइंटिस्ट को दान दो, रिसर्चर को दान दो, उनको अपलिफ्ट करो, उनको सम्मान दो, प्रोफेसर को सम्मान दो, टीचर को सम्मान दो, जो पढ़ा रहे हैं उनको सम्मान दो। शिक्षा ही रियल नेशनलिज्म है, समझते नहीं हो, चले जाते हो कुछ करने के लिए। देख रहे हो कितनी खूबसूरती है। इनफाइनाइट तरीके हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचने के, ये आपके रियल में पॉसिबल नहीं था। अंतर देख लीजिए आप, रियल वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। रियल वेरिएबल जैसे फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है, लिमिट मतलब x जो है वो समथिंग टू समथिंग अप्रोच कर रहा है। एक रियल नंबर, एक रियल वेरिएबल का नंबर, एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को अप्रोच कर रहा है। अंतर क्या है? ये है 1 डायमेंशनल, ये है 2 डायमेंशनल। x और y दोनों डायमेंशनल में, तभी तो ये प्लेन बना है, ठीक है। और ये क्या था? वो फंक्शन था। तो इससे क्या है? 1 डायमेंशनल है, और ये है 2 डायमेंशनल। पहली बात। दूसरी बात, x अप्रोचेज x नॉट अलोंग नंबर लाइन, इधर लेफ्ट और राइट ओनली। वो नंबर लाइन पे ही अप्रोच कर सकता है, या तो लेफ्ट या तो राइट, ठीक। z अप्रोचेज z नॉट अलोंग एनी पाथ, और एक कोई भी पाथ से जा सकता है, चाहे वो स्ट्रेट हो, चाहे कर्व्ड हो, चाहे गुलाटी मार के जा रहा हो, चाहे उछल के जा रहा हो, और कैसे भी जा रहा हो, इनफाइनाइट पार्ट से जा सकता है, कोई भी कर्व से जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया मैंने ये। तो x एंड x नॉट कैन बी ज्वाइंड बाय नंबर लाइन। तो रियल में आप एक बस स्ट्रेट नंबर लाइन से ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपके पास तो इनफाइनाइट कर्व्स हैं किसी भी 2 पॉइंट को कनेक्ट करने के। बुझली? तो ये है लिमिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ये था, मैंने आपको जिस्ट समझा दिया। जनरली कंफ्यूजन कहाँ होता है ना, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में। दिमाग खराब करके रखा हुआ है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। अब इसको सीखते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना सिंपल वाली चीज। अब आपको जो ग्रेजुएशन में है और मतलब आपके जो पढ़ना है एक्चुअली, और जो डेफिनेशन से जनरली आपके थ्योरम्स वगैरह सब हैं, वो सब में आपको एप्सिलॉन डेल्टा ही लगाना है, वही लगाना है आपको। एप्सिलॉन और डेल्टा। अरे इसमें करना क्या रहता है? इसमें वैल्यू नहीं निकालना रहता है, इसमें बस आपको शो करना होता है, प्रूव करना होता है। लिमिट इतना है, इतना दिखा दो। दिखाने का कहने का तात्पर्य एप्सिलॉन और डेल्टा में बस आपको रिलेशन फाइंड कर देना है। अगर कोई वैलिड रिलेशन दोनों के बीच में मिल जा रहा है तो बस लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर नहीं मिल पा रहा तो लिमिट बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट करिए, समझ जाइए। अब हम आपको बता रहे हैं एप्सिलॉन डेफिनेशन, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन किसका? लिमिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन का। अब देखो डेफिनेशन बता रहे हैं आगे आपका एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। समझ लो इसको काफ़ी अच्छी तरह से, क्योंकि जनरली आपके प्रूफ्स में आपको यही चीज़ यूज़ करने हैं। एप्सिलॉन डेल्टा का डेफिनेशन कैलकुलस वाले लेक्चर में मैंने उसका सिग्निफिकेंस काफ़ी अच्छे से समझाया था, तो प्लीज़ जाकर उसको देख लेना, ठीक है। दोबारा नहीं बताऊंगा यहाँ पे। लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड इन सेट एस। कोई भी एक फंक्शन है जो एक सेट एस में डिफाइंड है। एंड लेट जेड नॉट बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ एस।
और Z0 क्या है, एक लिमिट पॉइंट है S में, किसी सेट में। लिमिट पॉइंट क्या होता है सर, रिकैप करा दो। ए पॉइंट Z0 is said to be a limit point of a set if every neighborhood of Z0 contains an infinite number of points of the set। मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट जिसके सारे जो नेबरहुड है ना Z0 के, वो इनफाइनाइट पॉइंट्स होने चाहिए। ये सब सीखे हम लोग। ए पॉइंट Z0 is said to be a limit point of a set if every neighborhood of Z0 contains an infinite number of points of the set। एक पॉइंट उसके आसपास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए उसके आसपास, ठीक है, तभी वो मेरा लिमिट पॉइंट कहलाएगा। द अबव लिमिट पॉइंट Z0 में बी एन इंटीरियर पॉइंट और अ बाउंड्री पॉइंट। वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, वो या तो इंटीरियर अंदर हो सकता है उस पर्टिकुलर सेट में, या फिर बाउंड्री के ऊपर हो सकता है। अब इंटीरियर पॉइंट क्या है, बाउंड्री पॉइंट क्या है, ये सब हम आपको पहले ही सिखा दिए, और यही होता है ना तरीका, हम बता दिए कि अब बार बार कितना आप सिखाएंगे, इसलिए हम फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सब चीज बताने का आगे जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एप्लीकेशन लगेगा। आप ये सब चीज नहीं पता चल गए हो कॉची इंटीग्रल थ्योरम और रेसिड्यू पोल फाइंड करने में, तो ये सब चीज आप सीखो, पहले सीख के आओ। प्रीवियस लेक्चर 15 लेक्चर हो चुका है, जाकर के पूरी अच्छे तरह से रागेद के देख के आओ। समझ में आया, लिमिट पॉइंट समझ में आया। अब फिर से देखो इधर, लेट एफ बी ए फंक्शन। अब लिमिट की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि नंबर की तो बात नहीं होगी। अरे नंबर का लिमिट निकालोगे या फंक्शन का लिमिट निकालोगे, फंक्शन का लिमिट निकालना है तो फंक्शन का डिफाइंड होना चाहिए कहाँ, किसी एक पर्टिकुलर सेट में। कौन सा सेट है, अरे वो कॉम्प्लेक्स सेट है, ठीक है। लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड इन सेट एस एंड Z0 बी द लिमिट पॉइंट ऑफ एस। कोई भी एक सेट मानो, उसमें एक Z0 एक लिमिट पॉइंट मान लो। लिमिट पॉइंट क्या होता है बता दिए। देन ए मान लो कोई भी है, ए इज सेड टू बी द लिमिट ऑफ एफ ऑफ जेड एट Z0 इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, ये सब सिंबल भी हम पहले बता दिए हैं, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट mod of f of z minus a is less than epsilon for all z in S other than Z0 with 0 less than mod of z minus Z0 is less than delta। ये एक स्टैंडर्ड प्रॉपर डेफिनेशन है एप्सिलॉन डेल्टा लिमिट फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो चाहे एलिमेंट्री कैलकुलस पढ़िए, चाहे कॉम्प्लेक्स पढ़िए, चाहे वेक्टर में कुछ भी हो, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के लिए यही है, कोई एक एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग एक डेल्टा होना आवश्यक है। कोई भी एक एप्सिलॉन होने के कोरस्पॉन्डिंग एक डेल्टा होना आवश्यक है। ये जो डेल्टा है ये कहाँ होगा, ये बात होगा जेड प्लेन में, जहां पे आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लॉट करते हो। एप्सिलॉन कहाँ होगा, ये होगा आपका डब्ल्यू प्लेन में, जहां पे आप कोई भी फंक्शंस को प्लॉट करते हो, ठीक है। तो ये रहा कौन सा प्लेन, जेड प्लेन, ये रहा कौन सा प्लेन, डब्ल्यू प्लेन। दोनों ही एर्गेंड प्लेन्स हैं, ध्यान रहे, वही मतलब अदृश्य वाली दुनिया याद है जो आपका था, आप इस तरह से कर्व करके उठाए थे, हम स्टेटस भी डाले थे, शेयर भी किए थे वीडियो, है ना, वो सब क्या है, वही वाली अदृश्य वाली दुनिया। तो उसी में आपका एक जेड प्लेन जहां पे आप नंबर्स को प्लॉट करते हो, और डब्ल्यू प्लेन एक ऐसा प्लेन जहां पे आप कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हो। तो जाहिर सी बात है कोई भी एक नंबर के कोरस्पॉन्डिंग अगर z है तो उसका फंक्शन है, तो यहाँ पे कुछ शो करोगे तो इसका यहाँ पे असर पड़ेगा ना, अरे पड़ेगा, तो यहाँ पे कुछ करोगे तो इसका असर पड़ेगा। बस वही है कि ये जो चीज़ है आपका z और Z0, ठीक, तो यहाँ पे आप कोई भी इस सेट में आप पॉइंट को प्लॉट करोगे, हर पॉइंट आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा W वाले प्लेन में। तो कहने का ये मतलब है कि कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मतलब एप्सिलॉन यहाँ पे कोई भी एक छोटा सा नंबर, पॉजिटिव नंबर मान लो, 0.0005, 0.05, कुछ भी छोटा सा एक पॉजिटिव नंबर मान के चलो। उसी तरह से डेल्टा भी एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर मान के चलो, दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं। तो अगर कोई एप्सिलॉन है तो डेल्टा भी होगा, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कोई अगर डेल्टा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एप्सिलॉन भी होगा। बस यही है। और साथ ही साथ जो मैग्नीट्यूड है ना किसका, एफ ऑफ जेड और ए का, दोनों के बीच का जो गैप है मतलब डिफरेंस है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। हमको पता है ये हजम करने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन यकीन मानिए आप जब एक सप्ताह कंटिन्यूअसली एप्सिलॉन डेल्टा को रगेद के पढ़ेंगे, उसके प्रॉब्लम्स करेंगे, उसको थ्योरम्स करेंगे, उसको रटेंगे, उसको देखेंगे,
पच जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा और आगे तकलीफ नहीं होगी। इसलिए हम ये स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हैं कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, जिनका वो ग्रेजुएशन बैकग्राउंड नहीं है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, क्योंकि हाँ सॉरी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, सॉरी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले ये सब नहीं पढ़ते हैं, जो इनका ग्रेजुएशन बैकग्राउंड रहा है वो जानते हैं, लेकिन जिनका ये सब नहीं अक्वेंटेड है इस वाले डेफिनेशन से, तो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, आप प्लीज़ थोड़ा थोड़ा करके कम से कम 1 वीक आप इस टॉपिक को दीजिए, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को। इससे रिलेटेड आप वीडियोस देखिए, इससे रिलेटेड आप प्रॉब्लम्स करिए, थ्योरम्स करिए, क्वेश्चंस देखिए, कुछ भी करिए। 1 सप्ताह आप अच्छे से रिलीजियसली एप्सिलॉन डेल्टा वाले चीज़ को आप दीजिए, यकीनन काफ़ी अच्छे तरह से आपके अंदर सिंक करेगा। अब एक बार सिंक कर गया तो फिर इसके प्रॉब्लम्स में कुछ नहीं, अरे कुछ भी नहीं है, बस आपको इसमें वैल्यू निकालने नहीं आता, क्या आता है, शो करने, प्रूव करने, बस आपको एप्सिलॉन और डेल्टा के बीच में रिश्ता दिखाना है। तो वही है कि डेल्टा एप्सिलॉन का कोई फंक्शन ही होगा। अगर आप इस तरह से फाइंड कर पा रहे हो तब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, वरना नहीं, ठीक है। तो ये आप समझ में आ गया। नोटेशन के हिसाब से आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो जो हम आपको स्टार्टिंग में बताए। कोई भी एक फंक्शन है और ये जो जिसका फंक्शन है, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन है, वो अगर किसी और कॉम्प्लेक्स नंबर को अप्रोच कर रहा हो तो जो कुछ भी वैल्यू आती है उसी को इसका लिमिट बोला जाता है, ठीक है। सेम एनालॉगस है जो हम लोग एलिमेंट्री कैलकुलस में सीखते हैं। समझ में आई बात? तो आई होप काफी अच्छे तरह से आपको एप्सिलॉन डेल्टा का डेफिनेशन समझ में आया होगा। प्लीज आप इसको अच्छे से रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे चलकर भी काम चलेगा, कैलकुलस में भी काम आएगा, रियल एनालिसिस में भी काम आएगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो काम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए। अब कुछ थ्योरम्स ऑन लिमिट्स पे बात कर लेते हैं जल्दी से। द लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन का जो लिमिट होता है वो यूनिक ही होता है, क्योंकि अगर आप रियल में अगर बात करें तो अगर आप लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो, अगर आप राइट से अप्रोच कर रहे हो, हाँ ये लेफ्ट है ये राइट, ठीक। अगर आप लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो, अगर आप राइट से अप्रोच कर रहे हो तो आपका एक वैल्यू आना चाहिए। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे, अगर कहीं से भी जा रहे हो, कोई भी नंबर को अप्रोच कर रहे हो, यूनिक होना चाहिए। तो ये रहा मेरा पहला। दूसरा कि अगर लिमिट एफ ऑफ जेड और जेड टेंड कर रहा है इन्फिनिटी के, इसका वैल्यू अगर कुछ ए है, तब इस केस में जेड को आप रेसिप्रोकल लेके उसका जो फंक्शन निकालोगे उसमें जब जेड को 0 टेंड कराओगे तब भी ए ही मिलेगा, ठीक है। कोई फंक्शन है जेड का और जेड अप्रोच कर रहा है ए 0 के, तो आपको ए अगर मिल रहा है, तब इस केस में आपको जेड का रेसिप्रोकल करके जो फंक्शन बनेगा उसमें जेड को इन्फिनिटी जब अप्रोच कराओगे तब ए मिलेगा। फिर देखो, सपोज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस यू, मतलब फंक्शन है ना एक्स और वाई का, तो u of xy plus I of v xy is a function defined in a set S and z naught is equal to x naught plus I y naught is a limit point of S। ये मैंने डिफाइन कर दिया लिमिट पॉइंट, मतलब उस पॉइंट के आजू बाजू में सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। देन लिमिट f of z as z tends to z naught, लगा दो ना इधर, तो क्या हो जाएगा, ये f of z के बदले ये लिखोगे। तो इसके कहने का क्या मतलब है, z tends to z naught कहने का मतलब है, हमको पता है z क्या होता है, ये होता है x प्लस आई वाई होता है। अगर z आपका z नॉट टेंड कर रहा है तो वो कहने का मतलब और कुछ नहीं, ये z नॉट को अगर टेंड कर रहा है तो कहने का मतलब है कि आपका x जो है वो x नॉट को अप्रोच कर रहा होगा और y जो है वो y नॉट को अप्रोच कर रहा होगा, वही तो है। तो आप z को x और y के टर्म्स में अगर आप लिख रहे हो तो फिर आप क्या करोगे, इंटरचेंज कर दोगे, मतलब x और y के टर्म्स में आप कर दोगे। तो उस केस में u ऑफ एक्स वाई जो है ना, ये अब h को अप्रोच कर रहा हो फॉर एग्जाम्पल, और v ऑफ एक्स वाई k को अप्रोच कर रहा हो, तब इसका जो लिमिट आएगा वो h प्लस आई के आएगा। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन का लिमिट, कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन किसका है, फंक्शन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का। तो कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, उसमें एक वेरिएबल किसी दूसरे एक नंबर को अप्रोच कर रहा हो, कोई एक वेरिएबल, देखो यहाँ पे एक वेरिएबल, ये वेरिएबल है, एक नंबर है। अब ये मत पूछ लेना सर वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है, ये नंबर है, यहाँ पे z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, तो चेंज कर रही है, वैरी कर रही है, और z नॉट एक फिक्स्ड नंबर है। तो z अप्रोच कर रहा है z नॉट के, तो f ऑफ z भी तो कुछ वैल्यू आएगा। अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू आता है, कोई फाइनाइट वैल्यू, तब हम बोलेंगे कि यस लिमिट एग्जिस्ट,
और अगर मान लो फाइंड करने पे कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ वॉइड टाइप का आ रहा है, कुछ इनफाइनाइट टाइप का आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एक बात कान खोल करके सुन लो कि ये ज़रूरी नहीं कि हर फंक्शन का लिमिट हर जगह पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। अरे नहीं, इसीलिए तो पढ़ते हैं ना, नहीं करता वैसा, वही तो चेक करते हैं हम लोग। उसको सीखने के लिए हम लोग को सीखना पड़ेगा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स, कब लिमिट हमारा एग्जिस्ट करेगा, कब लिमिट हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगला हम लोग वही सीखेंगे, ठीक है, कि कब हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा। उसके बाद सीखेंगे अच्छा ठीक है एग्जिस्ट कर रहा होगा तो कितना होगा। समझ में आ रहा है वो क्रोनोलॉजी कैसे स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। पहले मैंने आपको लिमिट समझाया, लिमिट समझा करके फिर अब बताने जा रहा हूं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। वो बताने के बाद फिर आपको मैं सिखाऊंगा कि ठीक है चलो अगर एग्जिस्ट कर रहा है, माना तुम्हारा बात, तो कितना होगा। समझ में आया? तो इसको आप नोट करिए, नहीं नोट मत करिए, पहले सुन लीजिए। 5 नंबर ये छूट गया, ये तो हो गया ये वाला चीज। अगर f ऑफ z एज z टेंस टू z नॉट अगर a है और g ऑफ z एज z टेंस टू z नॉट अगर b है, तो सेम अलजेब्रा का रूल लगाओ। अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो तो लिमिट का ऐड सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करते हो तो लिमिट्स के मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे, अगर डिवाइड करते हो तो लिमिट्स के डिवीजन हो जाएंगे, प्रोवाइडेड कि आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। हर जगह वैलिड है। किसी ने आज के टाइम में अगर 0 से किसी चीज़ को डिवाइड कर दिया ना, सीरियसली मतलब एक ज़बरदस्त तरीका का रिवॉल्यूशन आ जाएगा, अलग ही दुनिया बन जाएगी। सीरियसली बता रहा हूँ, अलग ही दुनिया बन जाएगी। कोई हो, हमारे यहाँ तो कुछ थे जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को रॉन्ग प्रूव कर रहे थे, इस लॉकडाउन में अकेले रहते रहते थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लिए, तो इसलिए उतना भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं। लेकिन ठीक है आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों के साथ दिक्कत क्या है ना कि मतलब कोई भी चीज़ में अगर इंटरेस्ट आ गया ना, और किसी चीज़ में अगर नशा आ गया, तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है रिसर्चर और साइंटिस्ट के लिए। पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। अगर आप गलत डायरेक्शन में मतलब गलत डायरेक्शन में अगर नशा चढ़ गया, मतलब पता है कि नशा चढ़ना अच्छा बात है, पढ़ाई का नशा अच्छा बात है, लेकिन अगर रास्ता गलत पकड़ लिया और उस चीज़ का नशा हो गया, तब तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर आप सही पकड़ लिए तो फिर आबाद हो जाएगी। तो ग्रेविटेशन का भी आविष्कार जो है ना, वो लॉकडाउन में ही हुआ था लॉकडाउन में ही हुआ था, आप पढ़ लीजिएगा तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए इस तरह। एनीवेज ठीक है, तो ये सब चीज़ें समझ में आ गई, आप नोट करिए। अब देखो, जैसे बताया कि अब आपको सिखाते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स। कैसे, पहले डिफाइन कर लो कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। इफ अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, ठीक है, मान लिया कोई एक एफ ऑफ जेड एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, देन लिमिट एल ऑफ एफ ऑफ जेड, मतलब जो लिमिट आपका एल होगा एट पॉइंट जेड नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट तब करेगा जब और तब लिमिट एफ ऑफ जेड एज जेड टेंड्स टू जेड नॉट इज इक्वल टू एल। इसमें एल जो होगा वो आपका फाइनाइट होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया, यूनिक होना चाहिए, दूसरा क्राइटेरिया, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, तीनों होने चाहिए। लिखो, फाइनाइट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड मल्टी वैल्यूड अरे सिखाए तो नहीं सीखे हो। देखो, जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू रूट एक्स, कौन है सिंगल वैल्यूड, कौन है मल्टी वैल्यूड बोलो। इसमें x के जगह पे कुछ भी डालोगे, x को अगर हम 2 डालते हैं तो y 4 मिलेगा, x को जगह 3 डालते हैं तो y 9 मिलेगा। एक ही वैल्यू मिल रहा है ठीक, तो इसको हम सिंगल वैल्यूड बोलेंगे। समझ में आया? इसको हम लोग मल्टी वैल्यूड बोलेंगे। अरे क्यों? क्योंकि जब x के जगह 4 डालोगे तो y आएगा +2 - 2, जब x के जगह पे 9 डालोगे तो y का वैल्यू होगा +3 - 3, तो मल्टी वैल्यूड हो गया। ठीक है, तो सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन होने चाहिए। यही काफ़ी नहीं है, अलॉन्ग एवरी पॉसिबल पाथ ऑफ z टेंड्स टू z नॉट, मतलब जितने भी रास्ते से आप जा रहे हो, हर रास्ते पे आपका फाइनाइट, यूनिक, सिंगल वैल्यू, हर रास्ते से। देखो, कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये मान लो कोई ओरिजिन को हम अप्रोच करा रहे हैं, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा z है, हम आपको सिखाए कि ये कैसे भी जा सकता है, ये ऐसे अप्रोच कर सकता है,
ये ऐसे कर्व से अप्रोच जा सकता है, ये ऐसे जा सकता है, अरे ये स्ट्रेट बना के ऐसे भी जा सकता है, ये स्ट्रेट बना के ऐसे भी जा सकता है, और ये गुलाटी मार के भी जा सकता है। इनफाइनाइट तरीके हैं। तो हर तरीके से अगर ये इसको अप्रोच कर रहा हो तो हर तरीके में आपको फाइनाइट यूनिक सिंगल वैल्यू, फाइनाइट यूनिक सिंगल वैल्यू, फाइनाइट यूनिक सिंगल वैल्यू, फुस करोगे तो बस लिमिट निकल जाएगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, अलोंग एवरी पॉसिबल पाथ। या फिर ये अगर नहीं बोलना है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि L मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ्स अलोंग विच Z टेंड्स टू Z0। जो L है वो पाथ के इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आप कोई भी रास्ता से आप जा रहे हो आपको आंसर सेम आएगा। ये कंडीशंस अगर आपके सेटिस्फाई हो गए ना, तभी हम बोलेंगे कि लिमिट जो है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है। सर ये तो आप थ्योरेटिकल ज्ञान दे दिए, सर प्रॉब्लम्स बता दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, खुश हो जाइए कि जितना भी थ्योरी हम लोग सीखे हैं ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स करेंगे। इसमें लिमिट में आपके दो तरह के प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे। पहला तरह का विथ एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन और एक विदाउट एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। विथ एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को अभी प्रॉब्लम्स करने के लायक अभी हम लोग नहीं हैं, क्योंकि वो हम लोग रियल एनालिसिस और कैलकुलस में काफ़ी धांसू तरीके से हम लोग सीखेंगे डीप में, उसके प्रूफ्स को रिलेशन डेवलप करना वगैरह वगैरह। तब वो सब चीज़ पे आप हाथ डालिएगा। हम बता दे रहे हैं, वार्न कर दे रहे हैं, वरना आपको फिर रटना पड़ जाएगा। अगर आप रेडी हो रटने के लिए कि हाँ ये प्रॉब्लम में ये करना है, ये प्रॉब्लम में ये करना है, तो आप कर सकते हो, उसमें भी कोई गलत नहीं है। अल्टीमेटली आपको नंबर ही लेने हैं। लेकिन अगर आपको समझना है, थोड़ा सा सब्र करिए। रियल एनालिसिस और कैलकुलस वो दोनों जब कंप्लीट होंगे उस समय हम वो सब चीज़ बताएंगे आपको। अभी हम लिमिट का डेफिनेशन जो है एप्सिलॉन डेल्टा वाला, यहाँ पे हम स्किप मार रहे हैं, स्किप मारेंगे। जो वो कंप्लीट कर देंगे तो कोर्स ऑब्वियसली जब कंप्लीट हो जाएगा, तो मैंने बताया कि लेवल 1 चल रहा है अभी, लेवल 2 में वो सारे हम लोग प्रॉब्लम्स इंक्लूड करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। इस वाले पर्टिकुलर कोर्स में हम वो सब चीज़ डील करेंगे जो अभी फिलहाल अभी तक के नॉलेज से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो दो तरह का प्रॉब्लम बताया, क्या विथ एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से सॉल्व करने, विदाउट एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से सॉल्व करना। तो अभी फिलहाल अभी आप विदाउट एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से आप सीखिए। उसका वर्किंग रूल क्या है बता देते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया, कराएंगे अभी, कि पता करो कि ठीक है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमको चेक करना है कि ठीक है कि कोई फंक्शन है मेरा एफ ऑफ जेड और जेड है 0 को टेंड कर रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा 0 को ही हो, यहाँ पे जेड नॉट कुछ भी हो सकता है। हम आपकी सुविधा के लिए 0 मान लिया। तो कोई लिमिट को हमको टेस्ट करना है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप टेस्ट करोगे अलोंग वाई एक्सिस। सबसे पहले आपको वाई एक्सिस हो करके गुजर करके आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या आपका वैल्यू आ रहा है, तो आप उसका कुछ वैल्यू निकालोगे। तो अलोंग वाई एक्सिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको x को 0 टेंड कराना होगा, उसके बाद आपको y को टेंड कराना पड़ेगा। जो कुछ भी वैल्यू आएगी आपकी, मान लेते हैं L1 आ गई, ठीक है। दूसरा स्टेप में आपको अलोंग x एक्सिस जाना है, अलोंग x एक्सिस जाना है। x एक्सिस के थ्रू होकर के जाने के लिए सबसे पहले आपको y को टेंड कराना पड़ेगा 0 के, उसके बाद x को 0 के टेंड कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू आएगा कुछ, मान लेते हैं सपोज L2। हम मान के चल रहे हैं सारे फाइनाइट ही आ रहे हैं, इनफाइनाइट आ गए तो क्या ही मतलब, तब तो डायरेक्ट बोल दोगे कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। मान के चल रहे हैं सारे फाइनाइट वैल्यूज आ रहे हैं। लास्ट में आपको क्या कराना है, अलोंग y इज इक्वल टू mx। y इज इक्वल टू mx समझते हो, अरे ये वाला, ये इंक्लाइंड लाइन। तो हम कैसे बताएं, अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस और दिए। तो पहले हम इसको ट्रेंड कराना है ना, इसको देखो। तो एक बार हम लोग ऐसे होकर के गुजरेंगे, एक बार हम लोग ऐसे होके गुजरेंगे इस नंबर के करीब, और एक बार हम लोग डायरेक्ट ऐसे होके गुजरेंगे। 3 तरीके दिखा दिए। यही 3 तरीके करके होता है जनरली। ये आपकी मर्जी है कि आप ये लो, या फिर आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लो, या y इज इक्वल टू 3x क्यूब ले, अरे कुछ भी ले लो, कोई भी रैंडम कर्व ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन स्टैंडर्ड तरीका यही है
कि along y एक्सिस, along x एक्सिस, along y इज इक्वल टू mx, तीनों करके आपका कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा। मान लेते हैं कि तीनों का तीनों वैल्यू जो आपका L1 आया है, L2 आया है और L3 आया है, अगर ये तीनों बराबर हो गए तो लिमिट आपका एग्जिस्ट करेगा। आप लिखोगे हेंस लिमिट एग्जिस्ट। अगर थोड़ा सा कुछ भी इधर उधर हुआ, इक्वल टू नहीं हुआ, तो आप बोलोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बात खत्म। बस यही होता है इस चैप्टर में, आपको यही करना है। अरे आसान चैप्टर है, आपको अल्टीमेटली यही करना था, तो लेकिन वो सब करने के लिए उतना ज्ञान तो देना पड़ेगा ना, तो सीखिए ताकि आप अंदर से मजबूत बनेंगे। ठीक है, अब हम आपको प्रॉब्लम सिखाते हैं, इसको आप अच्छे से नोट करिए। अब आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं, आपको बस यही सीखना था आज के लेक्चर से कि कैसे हम लोग चेक करते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, और लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो 3 तरह का प्रॉब्लम दिए, इसी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मैंने बता दिया कि लेक्चर में पॉसिबल नहीं है कि सब चीज़ मैं अभी एक शॉट में करा दूँ। वो पॉसिबल तब है जब कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे, रिवीजन के टाइम में, जब आप सेकेंड टाइम पढ़ोगे, थर्ड टाइम पढ़ोगे, तो वो सारे बताया ना कि वो सब कंप्लीट होने के बाद अलग अलग टाइप ऑफ प्रॉब्लम के एक एक वीडियो आता रहेगा। उसका टेंशन नहीं है, उसमें टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूव दैट लिमिट, ये वाला पहला देखो, एक एक करके सॉल्व करते हैं। आपको चेक करना है कि ये जो लिमिट है, लिमिट z डिवाइडेड बाय z बार एज z टेंड्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। आपको ये प्रूव कर देना है कि डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब आप चेक कर दो कि जो आपका L1, L2, L3 निकाले थे, कोई में से कुछ इधर उधर हो जाए, इक्वल ना हो, यूनिक ना हो। तो एग्जिस्टेंस हम लोग कैसे चेक करते हैं कि जब यूनिक ना हो, तो वही अभी वर्किंग रूल आपको बताए। तो पहले आप क्या करोगे, along y एक्सिस, तीनों एक करके दिखा देते हैं। जैसे ये चीज़ है ना, इसको देखो, आप गौर से देखो, लिमिट z के बदले क्या लिखोगे, ये लिखोगे x प्लस आई वाई आएगा, z बार की जगह क्या लिखेंगे, x माइनस आई वाई आएगा। ठीक है, z टेंड्स टू 0 कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका x की वैल्यू भी 0 टेंड करेगी, y की वैल्यू भी 0 टेंड करेगी। आपको बेसिकली ये फाइंड करना है और इसको दिखाना है। अलॉन्ग y एक्सिस हम बताए थे कि सबसे पहले आप x को 0 टेंड कराओगे। ठीक है, x प्लस आई वाई डिवाइडेड बाय x माइनस आई वाई, पहले आप इसको कराओगे, उसके बाद y को टेंड कराना। जब आप इसको करोगे तब ये क्या बनेगा, यहाँ पे आप करो y टेंड्स टू 0 लिख दो। जब आप x को 0 टेंड कराओगे तो 0 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, ये लिखोगे लिमिट आई वाई बाई माइनस आई वाई एज y टेंड्स टू 0। कोई दिक्कत, यहाँ से तो ये कट जा रहा है, काट दो, बनेगा क्या, i और माइनस आई, मतलब कट के -1, तो ये बन गया -1। आया समझ में। फिर करो अलॉन्ग x एक्सिस, जब आप x एक्सिस के अलॉन्ग जाओगे तो लिखना पड़ेगा लिमिट x प्लस आई वाई, नीचे में दो x माइनस आई वाई, पहले आप y को टेंड कराओगे 0, फिर x को टेंड कराओगे 0। तो हम बार बार बता दे रहे हैं, पुट करने के लिए कर देते हैं लेकिन मैथमेटिकली वैसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन सॉल्व करने के लिए वो करना होता है। तो लिखेंगे लिमिट x के y के जगह पे 0 डालो, ये जब 0 टेंड करेगा तो गायब हो गया 0 0, बचा क्या x x, तो लिखोगे x x और x टेंड्स टू 0, यहाँ से तो कट गया, बचा क्या 1। क्या बोलोगे, बोलोगे सिंस द लिमिट वैल्यूज आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ्स हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। उतना हम लिखेंगे नहीं बोर्ड पे, ये सब तुमको समझना है। ठीक है, ये सब चीज़, अरे राइटिंग स्किल है, ये सब चीज़ सीखो, कोई दिक्कत नहीं। जब 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना, तो प्रॉमिस करता हूँ हम लोग एक नया चीज़ लॉन्च करने वाले हैं, इंग्लिश। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है ये स्टाइल है लिखने का। ठीक है, ई के जगह पे आई लिख दिया, इंग्लिश। जैसे बोलते हैं ना इंग्लिश, अरे गांव में जब जाओगे ना तो बोलोगे, ऐसे बोलेंगे इंग्लिश, तो वही चीज़ है इंग्लिश। इसमें हम कोई भी थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं पेला जाएगा, इसमें क्या किया जाएगा, कॉन्फ्रेंसिंग से 5-6 बैचेस बनाए जाएंगे और आपके साथ म्यूचुअली बात किया जाएगा, डिबेट कराएंगे, डिस्कशंस होंगे, स्किल सिखाएंगे कि किसी भी चीज़ को आप कैसे इंग्लिश में बोल सकते हो वगैरह वगैरह, क्योंकि ये सीखो ज़रूरी है। अगर आप गांव से हो, अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से हो, हिंदी माध्यम से हो, उड़िया माध्यम से हो, बांग्ला माध्यम से हो, और आप बोलोगे हमार मातृभाषा बांग्ला, मेरी मातृभाषा हिंदी,
ऐसे करके अपने अपने रीजनल लैंग्वेजेस में जो एक थोड़ा सा ईगो टाइप का आ जाता है ना, उसको थोड़ा सा साइड करिए। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, आज के टाइम में ऊपर उठना है, तो अपने ये ईगो प्रॉब्लम को थोड़ा साइड करेंगे, इंग्लिश सीखेंगे, वरना आप बाकी लोगों से पिछड़ जाएंगे। टोटोलॉजी है, कटु वचन है, सत्य वचन है, चाहे आप कितना भी गांव से देहात से क्यों ना हो, इंग्लिश आपको सीखना कंपलसरी है, ठीक है। और फर्जी राष्ट्रवाद वाला लॉजिक मत लेके आना, हिंदुस्तान में रहेंगे तो हम हिंदी बोलेंगे। अरे यार, थोड़ा सा बुद्धि इस्तेमाल करो। बुद्धि, इट्स अ लैंग्वेज, इट हैज नथिंग टू डू विथ नेशनलिज्म, इट्स अ मीडियम टू टॉक, इट्स अ मीडियम टू टॉक। सामने वाला को अगर आपको अंग्रेजी समझ में आ रही है तो उसमें हिंदी बात करोगे। सामने वाला को अगर मान लो कोई बंगला में समझ में आ रहा है तो उसमें अंग्रेजी में बात करोगे। जिसको जो समझ में आता है उस भाषा में समझ लेना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो जब आप जैसे जैसे ऊपर उठेंगे ना, तो इंग्लिश का इंपॉर्टेंस बनेगा, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट किया हुआ है ना। अरे क्या, कौन मीडियम से, हिंदी से कनेक्ट करते हो सबको? उसके लिए तो ट्रांसलेटर का जरूरत पड़ता है कि नहीं? पड़ता है ना, ठीक है। तो वो सब चीज़ आप साइड करिए, वो सब अपना जगह पे उसका रेस्पेक्ट है, सारे रीजनल भाषाओं का अपना जगह रेस्पेक्ट है। लेकिन अगर आपको पूरे ग्लोबली कनेक्ट होना है तो आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा भैया, ठीक है। तो इसीलिए प्रैक्टिकल वाला चीज़ करने के लिए, और स्पेशली उन लोगों के लिए, क्योंकि हमको पता है कि जनरली जो होती है ना, कि जो प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से होते हैं उनका स्ट्रॉन्ग रहता है, फड़ाटेदार अंग्रेजी बोल देते हैं, और जो गांव देहात वाली मेरे जो विद्यार्थी हैं वो थोड़ा पिछड़ जाते हैं। तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए कोर्स आएगा, कोई शुल्क नहीं ली जाएगी, ठीक है। सबके दिमाग में यही रहता है, कान खड़े हो जाते हैं, पैसा लेगा क्या? आ जाओ इधर। लिमिट, ये अलोंग वाई एक्सिस ये आ गया, अलोंग एक्स एक्सिस ये आ गया, तो क्या बोलोगे? लिमिट वैल्यूज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ्स, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हो गया ना प्रूफ? बस क्या था इसमें। दूसरा सवाल देखो, सेकेंड सवाल है आपके पास, इसको आपको चेक करना है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। सेम चीज करेंगे, लिमिट z है ना, तो x प्लस आई वाई कर दो और x माइनस आई वाई कर दो और इसका होल स्क्वायर कर दो। उसके बाद z टेंड्स टू 0 लगा दो। कोई दिक्कत? z टेंड्स टू 0 कहने का तात्पर्य है कि आप x को 0 और y को 0 कर। गुड। इसको 3 स्टेजेस में अलोंग y एक्सिस देखते हैं। जब इधर आप जाओगे तो लिमिट लिखोगे x प्लस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई, इसका होल स्क्वायर, x टेंड्स टू 0 पहले करना है, y टेंड्स टू 0 बाद में करना है। x टेंड्स टू 0 पुट करो, 0 0 गायब, बचेगा क्या? आई वाई लिखो यहाँ, लिमिट आई वाई बाय माइनस आई वाई, ठीक। अब y को 0 पुट करना है, यहाँ से तो कट गया ना, अरे कट गया, तो 1 और -1 क्या होगा? -1 है और उसका स्क्वायर भी है, तो -1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। आया समझ में? वेरी गुड। अलोंग एक्स एक्सिस करो, अलोंग एक्स एक्सिस लिखो, लिमिट x प्लस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई, होल स्क्वायर करना है, y को 0 पहले, फिर x को 0, y को 0 पट कर खटे बड़ो, उसके बाद x बाई एक्स, मतलब 1 का स्क्वायर बोले तो 1 आ गया, ठीक। आप खुश हो गए? सर लिमिट सेम है, एग्जिस्ट कर रहा है। अरे प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में यहीं पे डिफरेंट अलग हो गया था, इसीलिए और कुछ आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे है ना, सेटिस्फाइड नहीं है, क्या बताए थे? y इक्वल टू mx पे भी ट्रीट करना है आपको। तो लिखो यहाँ पे अलोंग y इज इक्वल टू mx, इस वाले लाइन पे आप चेक करो। इस पे चेक करने के लिए क्या करोगे? लिखो लिमिट x प्लस आई वाई बाय एक्स माइनस आई वाई है, यहाँ पे सबसे पहले x को 0, सॉरी यहाँ पे आपको y इक्वल टू mx, इस वाले लाइन पे आपको ट्रीट करा देना है, ठीक है। तो डालो इसमें, y के जगह पे mx डाल दो, तो डालोगे तो क्या बन जाएगा? लिमिट ऑफ, सॉरी आपको ये 0 0 करना था ना, यहाँ पे x 0 y 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको y इक्वल टू mx पुट करना है। तो यहाँ पे x हो जाएगा और i mx हो गया, और यहाँ पे x रहने दो और माइनस i mx रहने दो,
और यहाँ पे तो x की वैल्यू तो 0 ही होगी। अब देखो यहाँ से x x x x सबको कट जाएगा कि नहीं कटेगा, क्या बच गया 1 + i m बाय 1 - i m, ये बन गया है लिमिट। क्या ये 1 के बराबर है? अरे नहीं, ये क्या, ये तो m पे डिपेंड कर रहा है। ये बोलोगे द लिमिट फॉर दिस डिपेंड्स ऑन m, या फिर this is a function of m, it depends on m, hence for different values of m we can find the different values of limits। तो लिमिट यूनिक रहा नहीं, तो बोलोगे hence the limit does not exist, खत्म। और लेकिन अगर इसी दोनों में अगर अंतर आ गया, डिफरेंट आ गया, तो फिर इधर जाने का जरूरत ही नहीं। समझ में आया? अब ये देखो, जैसे एलिमेंट्री कैलकुलस में हम लोग लिमिट करते थे ना सॉल्व, कि पुट कर देते थे और उसका देखते थे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे थोड़ा सा। थर्ड वाले प्रॉब्लम को ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले तो आप चेक कर लो डाल करके कि z को y पुट करो, लेकिन हम बता रहे हैं बार बार मैथमेटिकली z टेंड्स टू i का मतलब नहीं होता z = i। ये हम लोग इंट्यूटिवली सॉल्व करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंट्यूटिवली। सही है स्पेलिंग आई गेस, गूगल में टाइप करो, थोड़ा नया वर्ड सीखोगे। इसको बोलता है इंट्यूटिवली सॉल्व करना, मतलब ठीक है प्राइमा फेसी देखते हैं क्या होता है। z टेंड्स टू i डाल के देखो, यहाँ पे हमको तो दिख रहा है, ऊपर डालने का जरूरत ही नहीं, नीचे देखो ना, अरे दुनिया खत्म हो जा रही है, अरे 0 हो जा रहा है। z के जगह i डालो, i - i 0, दुनिया खत्म। तो जब भी दुनिया खत्म होने लगती है ना, तो कैलकुलस में एक रूल है जिसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल, नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? एल हॉपिटल रूल। बोलो एल हॉपिटल रूल। वो जो गूगल में टाइप करो, आंटी आवाज़ देगी कुछ, प्रोनाउंसिएशन आ रही है, प्रोनाउंसिएशन वाली आंटी, सुनो आवाज़ उसका, एक मस्त तरीके से बोलेगी एल हॉपिटल। एल हॉपिटल कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका डालोगे, देखो यहाँ पे इसको डालोगे ना, तो ये 0 ही आएगा, जनरली हो जाता है। तब क्या करते हैं, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करते जाते हैं, तब तक करते जाते हैं जब तक डिनोमिनेटर आपका एग्जिस्ट, मतलब आपका नॉन जीरो वगैरह वैसा कुछ फाइनाइट ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ आपको हम डाल के देख रहे हैं तो हो नहीं रहा, तो हम डिफरेंशिएट कर दो डिफरेंशिएट। क्या बन जाएगा? 4 तिया 12, z³ हो गया, 3 दूनी 6, z² हो गया, 16 z हो गया, -2 हो गया, उसका तो 0 हो गया। इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? बोलो z के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये तो 1 हो गया ना, ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 हो गया। तो 1 लिखने का जरूरत है क्या? नहीं। तो z टेंड्स टू i, बस इसमें i पुट कर दो, करो तो 12i³ डालो, -6i का स्क्वायर डाल दो, और 16 का i डाल दो, और -2 करो। सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। i³ बोले तो क्या होगा? अरे i² हमको पता है -1 होता है, तो i³ करोगे तो -i होगा ना, तो यहाँ डाल दो -12i, i² का मतलब -1, माइनस प्लस, तो ये +6 हो गया, और +16i -2 हो गया। ठीक है, 16 - 12 4, तो 4i, और 6 - 2 4, तो +4। अरे कितना मासूम सेक्सी सा आंसर आया है तुम्हारा, 4i + 4। खेल खत्म हो गया सॉल्व। अलग अलग तरीका दिखा दिया आपको टेस्ट करने का कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, सॉल्व करने का, ये सब दिखा दिया। फिर से बता दे रहे हैं कि एप्सिलॉन डेल्टा से रिलेटेड प्रॉब्लम जब होगा वो आप तब मास्टर कर पाएंगे जब हम लोग रियल एनालिसिस और कैलकुलस में कोर्स कंप्लीट करेंगे, तब उस समय। अभी फिलहाल के लिए उसको साइड करिए, बहुत कुछ है बाकी पढ़ने के लिए, उस पर फोकस करिए, इसको अभी थोड़ा सा साइड करिए। तो आई होप काफ़ी अच्छे से आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो दूसरों को भी समझाइए, जो आप सीख रहे हैं ना बांटिए। सबसे अच्छा तरीका है सीखने का कि आप जितना ज़्यादा लोगों को आप सिखाएंगे उतना ज़्यादा आपका भेजा खुलेगा। आप सोच के रखेंगे हम सीख लिए, अरे हम तो किसी को देंगे ही नहीं बताने के लिए, हम ही तो सीख लेंगे, हम ही तो टॉप करेंगे, और वही फेल करेंगे, उन्हीं का एग्जाम नहीं निकलता है। आप अगर सोचेंगे कि हम सीख लिए, हम बांटेंगे, जितना आप बांटेंगे ना, जो सीखे हैं, अरे मेरे अंदर ये चीज़ है ना कि कहीं से कोई चीज़ हम सीख लेते हैं ना, अंदर वो पचता नहीं, हमको बांटना ही, अरे बांटना ही है। एक डॉगी है मेरे पास, मतलब यहाँ पे एक है, उसको मैं रोज उसको देता हूँ क्या बोलते हैं बिस्किट्स खाने के लिए, तो हमेशा मेरे पास ही आकर के रहेगा, सोएगा, मेरे रूम के बाहर ही रहता है। बाहर वो फ्लोर मैट होता है ना,
तो वही चीज़ लगा हुआ है, उसी पे आकर के सोता। तो उसको कोई नहीं मिलता, अभी तो सब कुछ खाली है। उसी को बैठ करके मैं अपना जो कुछ जर्नल अगर पढ़ रहा हूँ, तो अपना एक नया किंडल खरीदा है मैंने। ये इसमें क्या बोलते हैं, ये आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा सुविधा होता है। तो इसी में जर्नल पढ़ करके उसके सामने उसी को सुनाते रहता हूँ। तो इसलिए आप जितना आप सीखेंगे ना उतना बांटिए, जितना ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचा सकते हैं आपका ज्ञान बढ़ेगा यकीनन। एक स्टूडेंट है हमारे निशांत गौतम दिल्ली से, उनको मैं शुरू से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस किया है, मतलब ट्रांजिशन, नाम बताना ज़रूरी था क्योंकि एक तरह का मोटिवेशन और अप्रिसिएशन मिलता है कि दिखने से लगता है ना। बहुत पहले से वो कनेक्टेड है मेरे से, तो मैं ऑब्वियसली हमारा नज़र तो सारे स्टूडेंट पे। ये मत सोचिएगा कि कौन सा स्टूडेंट, हम चुप रहेंगे ना, कुछ नहीं बोलेंगे तो हमको नज़र नहीं आएंगे, टेस्ट नहीं देंगे ना तो हमको हाईलाइट नहीं होंगे। अरे उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं, बिहार के रहने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो आप भाग नहीं सकते उससे। सब पता है हमें कि कौन क्या कर रहा है, और हमें ये तक गारंटी है और ये तक पता है कि किसका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ है, तो वो सब थोड़ा साइड करने के लिए उनके मैं बता देता हूँ। उनका ट्रांजिशन ज़बरदस्त। वो हमारे स्टेट ऑफिसर हैं, स्टेट हैं, दिल्ली के स्टेट ऑफिसर हैं वो, और एक मधुर भाटिया, तो वो दोनों। तो उनका मैंने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से देखा है वो ट्रांजिशन। पहले का पर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, पहले यहाँ थे अब यहाँ हैं। तो एक आत्मसंतुष्टि है, चलो कोई किसी के कनेक्ट होने से या किसी का स्टूडेंट्स का लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो आप भी करिए इस तरह से, जितना आप कर रहे हैं ना वो सबका क्वेश्चन सॉल्व करता है, सबका। कोई भी दिल्ली स्टेट ग्रुप में कोई भी क्वेश्चन अगर डालता है, मैं उसको देखता हूँ, कोई भी रहे, कितना भी डिफ़िकल्ट रहे, वो साइड टॉपिक हम पढ़ाए भी नहीं हो, लेकिन फिर भी वो लड़का समझा देता है और काफ़ी अच्छे तरह से समझा देता है, और उसका सिलेक्शन होगा। हम लिख के दे रहे हैं, निशांत गौतम का फाइनल सिलेक्शन होगा, और उसके नाम के आगे IAS लिखेगा, वो 100% लिखेगा, वो 100% लिखेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। अगले लेक्चर में हम बताएंगे आपको कंटिन्यूटी के बारे में, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के बारे में। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।